दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में और आज हमने इस लेक्चर में 80 अनुच्छेदों की चर्चा की है जो आने वाले बीपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी वनडे एग्जाम उसमें यह अनुच्छेद महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि किसी भी एग्जाम में यदि अनुच्छेद से क्वेश्चन आता है तो 80 से 90% चांस है कि आप इसे कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 जो है वह राज्यों के संघ के बारे में बताता है, राज्यों के नाम के बारे में बताता है और राज्यों के क्षेत्र के बारे में हमें अनुच्छेद 1 बताता है। यदि अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात हमें अनुच्छेद 2 बताता है और अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों का क्षेत्र, सीमाएं और नामों में परिवर्तन, यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। यदि अनुच्छेद 5 को देखें तो यह नागरिकता के बारे में बताता है और अनुच्छेद 11 जो है वह संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। तो इस तरीके से 5 अनुच्छेद इस वाले स्लाइड में है। इसे फिर से रिवीजन एक बार कर लिया जाए तो अनुच्छेद 1 जो है वह राज्यों का संघ है, संघ का क्या नाम होगा, उसका क्षेत्र क्या होगा। और अनुच्छेद 2 जो है वह नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में बताता है और अनुच्छेद 3 जो है वह नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को बताता है और अनुच्छेद 11 जो है नागरिकता के अधिकार को विनियमित कैसे करेगी। जैसे जिस तरीके से इधर कुछ साल पहले भारत सरकार के द्वारा सीएए लाया गया था, तो वो इसी के अंतर्गत लाया गया था। अब सीधा हम लोग आ जाते हैं फंडामेंटल राइट। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटी और मौलिक कर्तव्य, यह इसका सभी आर्टिकल, लगभग सभी आर्टिकल एकदम से याद रहना चाहिए। सभी आर्टिकल एकदम से महत्वपूर्ण है, किसी को छोड़ने का कोई गुंजाइश एकदम नहीं बनता है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के सभी आर्टिकल हमारे लिए एकदम से महत्वपूर्ण है। ये हमेशा किसी न किसी रूप में इस साल में चर्चा में बने ही रहते हैं, तो इसीलिए ये सभी आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं। तो अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो यह कानून के समक्ष समानता को बताता है और यदि अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो यह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव को अवैध ठहराता है, निषेध करता है, उसको रोकता है। तो आर्टिकल 14 यह कानून के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकने का काम करता है। आर्टिकल 16 यह रोजगार के मामले में अवसर में समानता को बताता है कि सभी व्यक्ति को अवसर में समानता प्राप्त होगा। और 17 जो है यह अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत जैसे चीज़ों को यह अंत करता है। और 18 की बात करें तो ये उपाधियों की अंत करता है। उपाधियों का अंत करना मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे में सर हो गया, महाराजा हो गया, इस टाइप की जो उपाधियां पहले राजा महाराजाओं को दी जाती थी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यदि अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसके अंदर स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है और ये 6 प्रकार के स्वतंत्रता हैं जो नागरिकों को प्राप्त है। एक है बोलने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता, इस तरीके से 6 स्वतंत्रता हैं। तो आर्टिकल 19 जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र
दोस्तों आर्टिकल 19 जो है वह स्वतंत्रता को बताता है और इसके अंदर स्वतंत्रता के अधिकार हैं, वो 6 अधिकार हैं। और आर्टिकल 20 जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को बताता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को यदि अपराध के लिए यदि पकड़ लिया जाता है तो उसे 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास लाने का अधिकार को ही हम लोग अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के लिए जानते हैं। अब यदि नेक्स्ट देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आर्टिकल 23 और 24 में है। आर्टिकल 23 जो है यह मानव तस्करी और बलात्श्रम को रोकने का काम करता है, निषेध करने का काम करता है। मानव तस्करी यानी होता है बेचना, मानव को बेचना। जैसे कि पहले इतिहास में हम जानते हैं कि उस समय दास प्रथा चलता था, तो दासों को खरीदा और बेचा जाता था। तो इस तरीके से ये मानव तस्करी के अंतर्गत आएगा। और यदि बलात्श्रम की बात करें तो आपका जैसे बच्चों को या किसी व्यक्ति को बिना शुल्क के उससे कोई काम करवाना, इसे हम लोग बलात्श्रम कहते हैं। यदि अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार यानी कि बड़े कल कारखाने खदानों में काम करने की अनुमति नहीं देता है। यदि आगे देखें तो आर्टिकल 25 जो है यह अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने या आचरण करने का अधिकार को बताता है। जैसे कि अंतःकरण का मतलब हम कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसको स्वतंत्र रूप से अपना सकते हैं। इस तरीके का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। यदि अनुच्छेद 26 की बात की जाए तो धार्मिक मामलों के प्रबंध में स्वतंत्रता, हम किसी टाइप का ट्रस्ट को चला सकते हैं, खोल सकते हैं और उसमें धार्मिक शिक्षा की बात भी करें तो धार्मिक शिक्षा भी हम दे सकते हैं। इस तरीके का प्रावधान है। जैसे कि अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की मुक्ति है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वो धार्मिक शिक्षा में भाग भी ले सकता है। और अनुच्छेद 27 की बात की जाए तो यह विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता को भी बताता है। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ धार्मिक स्वतंत्रता भी मौजूद हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं तो इसमें आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा की बात कही गई है। इसमें जो SC ST हो या कोई और अल्पसंख्यक समुदाय हो तो उसमें हितों की सुरक्षा की बात कही गई है। और आर्टिकल 30 की बात की जाए तो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों को अपना अधिकार प्राप्त है कि अल्पसंख्यक अपने अनुसार अपने उचित जो उन्हें उचित लगे वो शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, वो उसका प्रशासन खुद कर सकते हैं, यानी वहाँ पर खुद से वो काम कर सकते हैं, अपने टाइप के लोगों को रख सकते हैं। तो इस तरीके का उन्हें अधिकार है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आर्टिकल 21। यदि कभी फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 जो है इसका एक अपना महत्व है। यह संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। इसमें 4 प्रकार के रीट दिए हुए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग इसे यदि हमारे पीछे के लेक्चर को आप देखेंगे तो हमने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में चारों रीट को डिस्कशन किया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों DPSP के बारे में चर्चा किया गया है। DPSP में पहला जो अनुच्छेद है जो महत्वपूर्ण रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है 38 में कहता है राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था
वह ला सकती है, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित, इस तरीके की सामाजिक व्यवस्था राज्य कर सकती है। और आर्टिकल 39 में है सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता को आर्टिकल 39 आर्टिकल 39 में बताया गया है। और आर्टिकल 40 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, ग्राम पंचायत का गठन, यह बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, यह बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। और आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। जैसे कोई व्यक्ति, कुछ दशाओं का मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति विकलांग है, हैंडीकैप है, यदि दिमागी रूप से अस्वस्थ है, तो उसे काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। वहीं यदि आर्टिकल 42 की बात की जाए तो काम का न्याय संगत मनोवंचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता आर्टिकल 42 के तहत जो इसके आवश्यकमंद है उसे प्राप्त होगा। आर्टिकल 43 की बात की जाए तो यहाँ कर्मकारों को, जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, उसे निर्वाह मजदूरी, यानी कि जितना में उसका काम चल सके, खर्च वह कर सके, जो राज्य के द्वारा डिसाइड किया गया हो कि कम से कम जो आपको वेतन है वो मिलेगा, उतना निर्वाह मजदूरी देना अनिवार्य है। वहीं यदि आर्टिकल 42 की बात की जाए तो इसमें सामान्य नागरिक संहिता की बात की गई है। सहायता है दोस्तों, सॉरी ये गलत है, यहाँ आपका सामान्य नागरिक संहिता होगा। वहीं आर्टिकल 45 की बात की जाए तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 46 के अंतर्गत एससी एसटी के लिए शिक्षा एवं अर्थित, यदि उसे आर्थिक सहायता प्राप्त होगा, जैसे कि उन्हें पोशाक और कुछ मासिक भत्ता के रूप में, साइकिल से रिलेटेड सुविधा जो अभी नीतीश कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इन सब रिलेटेड जो भी सुविधाएं होगी उसे वह प्राप्त होगी। अब आर्टिकल 47 की बात की जाए तो यह लोक स्वास्थ्य राज्य का कर्तव्य होगा। यह आर्टिकल 47 में बताया गया है। और इसके तहत जो है राज्य स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक गांव कस्बे में खोलने पर विचार कर रही है। आर्टिकल 48 की बात की जाए तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में बात कही गई है। और आर्टिकल 48 को यह पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन को बताता है। और आर्टिकल 49 यह राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण को बताता है कि हमें राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्र से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण शिल्प हैं उसे संरक्षण करना अनिवार्य है। और आर्टिकल 50 यह कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण को, यानी दोनों को अलग अलग बांटना, यानी 50-50 में बांटना, यह आर्टिकल 50 हमें बताता है। यदि नेक्स्ट हम लोग बात करें आर्टिकल 51 की, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि को बताता है हमारा आर्टिकल 51। और आर्टिकल 51 को ए भी बोल सकते हैं, यह मौलिक कर्तव्य के बारे में है। अब आगे देखते हैं, आगे आपका भाग 5 में आ जाता है। भाग 5 जो है यह आपका राष्ट्रपति के बारे में जिक्र है, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे भाग 5 में कहा जाए तो ये सिर्फ आपको संघ को बताता है। जो भाग 5 में जो सिर्फ नॉर्मल सा एक वर्ड लिखा हुआ है वो है संघ। अब इसमें भाग 5 में जो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसमें 52 है, भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। और 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति यह राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 देखें तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। फिर सीधा 54 से सीधा 61 पर हम लोग चले आते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। फिर इसके बाद कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर सीधा 63 है, भारत में उपराष्ट्रपति। फिर 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति, वो सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है और फिर चेंज कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा है तो उसे वो घटा भी सकता है। इस तरीके से राष्ट्रपति को
क्षमादान की शक्तियां हैं। और आर्टिकल 74 में देखें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, यह 74 हमें बताता है। और 76 की बात की जाए तो भारत के लिए एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, यह 76 में होगा और ये वीवीआई भी उसे कह सकते हैं। और संसद के गठन के बारे में कहा जाए तो इसे हम लोग ऐसे देख सकते हैं, 79 में संसद है, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा, उसी तरीके 79, 80, 81, इसे एक साथ याद करिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। फिर हमारे पास सीधा 10 आ जाते हैं, उन्हें 110, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के परिभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। फिर 12 देखते हैं तो वार्षिक वित्तीय बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण भी काफ़ी जगह लिखा गया है और यहाँ बजट इसका मतलब बजट ही होता है, ऐसे संविधान में बजट शब्द का कहीं उपयोग नहीं है और इसका मतलब एक तरीके से बजट ही होता है। 14 में देखें तो ये विनियोग विधेयक के बारे में। दोस्तों जो अगला अनुच्छेद है वह है 128। 128 में है उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की उपस्थित। अब सेवानिवृत्ति का क्या मतलब है, जो लोग रिटायर हो गए हैं उसकी उपस्थिति होगी। अब अनुच्छेद 148 को देखें तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात करती है अनुच्छेद 148। अब अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का जिक्र है और 154 में राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं और 161 में राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अब यदि आगे देखें तो 165 है, राज्य में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। आप यदि देखें तो 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे और 165 इसे याद रखने का थोड़ा एक तरीका है, 1 + 6 = 7 और ये 5 का 6 हो गया, तो ऐसे कर करके 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और 165 में आपका राज्य का महाधिवक्ता के बारे में जिक्र है। वहीं 213 देखें तो अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह 213 में है। 214 की बात की जाए तो राज्य में उच्च न्यायालय होगा। 124 में उच्चतम न्यायालय के बारे में जिक्र है, वहीं 214 में आपका राज्य में उच्च न्यायालय का जिक्र है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा चीज़ कॉमन है, ये आपका उल्टा हो गया है और 4 का 4 ही रह गया है। तो इस तरीके से यदि आप साथ में करके याद करेंगे तो अनुच्छेद ज़्यादा आसानी से आपको याद हो जाएगा। वहीं अनुच्छेद 215 में देखें तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यह 215 में है। और 226 में कुछ रीट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास है, उसके बारे में जिक्र है अनुच्छेद 226 में। और 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है। दोस्तों 243 की बात की जाए तो ये आपका 73 अमेंडमेंट से रिलेटेड है और इसमें आपको ग्राम पंचायत के बारे में जिक्र है, पंचायती राज का जिक्र है। तो 243 आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, पंचायती राज से 243 है। फिर पंचायती राज ए में ग्राम सभा और बी में पंचायतों का गठन के बारे में जिक्र है। वहीं यदि आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़े तो 226 है आपका लोक लेखा निधि और समेकित निधि के बारे में जिक्र है। और 267 इसमें आकस्मिकता निधि, यानी कि कोई यदि किसी टाइप का आपदा आ जाए, जैसे कोविड आ जाए यदि, या फिर भारत में युद्ध के समय हम आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकते हैं, यह 267 में है। वहीं यदि 280 की बात की जाए तो वित्त आयोग का जिक्र किया गया है और 300A यह संपत्ति का अधिकार के बारे में जिक्र है और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा मिला हुआ है।
यह पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसे अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब आते हैं भाग 13। भाग 13 में केंद्र राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है, जैसे कि 312 यह अखिल राज्य सेवाएं हैं, और 315 यह संघ और राज्य के लिए लोक सेवा के बारे में जिक्र किया गया है, और 320 के बारे में लोक सेवा आयोग का क्या कार्य होना चाहिए उसके बारे में जिक्र किया गया है कि इसका क्या क्या कार्य होना चाहिए। आगे फिर भाग 15। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि आपने सर पहले भाग क्यों नहीं लिया, आपने भाग 14 के बाद ही भाग के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग का जो भाग है, भाग 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सब याद रहता है, लेकिन जैसे जैसे लास्ट होते जाता है ना तो सभी भूलते चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट का जो भी भाग है उसे मैंने जिक्र कर दिया है कि ये इस भाग में ये है, इस भाग में ये। जैसे भाग 15 में आपका निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये है जो आपका 324 में है, और ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी का पीवाईक्यू है। अब आपका 324 में जो है चुनाव आयोग का निर्देशन नियंत्रण, एक चुनाव आयोग का निहित किया जाना, इस तरीके से ये काफ़ी बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। और 325 देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए आयोग नहीं होगा। 326 में लोक सेवा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होगा, यह 326 में इसका जिक्र है। भाग 16 देखें तो इसमें SC ST एवं OBC अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। वो 338 में यह SC ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए, और जो है भी काफ़ी बार इसके अध्यक्षों को याद करना पड़ता है, तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। और 340 देखें तो पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, और अक्सर ये की भी जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो भाग 17। भाग 17 में राजभाषा के बारे में जिक्र है, जो 343 में है। अब 343 में क्या है कि संघ का एक आधिकारिक भाषा होगा, और फिर 45 की बात किया जाए तो वही चीज़ लिखा हुआ है, संघ के स्थान पर राज्य हो गया, किसी राज्य का आधिकारिक भाषा भी होगा। अब इसे याद करने का यही तरीका है कि 243 में संघ के भाषा के बारे में बोला गया है, और 245 में राज्य की भाषा के बारे में बोला गया है, और 248 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का वर्णन है, और 351 में हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। आगे आपातकाल, और ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है अनुच्छेद का भी और ऐसे भी, और लगभग आप साल में एक बार देखेंगे कि किसी न किसी स्टेट में आपका आपातकाल लगा हुआ रहता है, वहाँ पर सरकार गिर जाती है, तो वो बहुमत में नहीं रह पाते हैं, तो वहाँ पर आपातकाल लगा दिया जाता है। तो इसलिए भी ये आपातकाल थोड़ा चर्चा में रहता है। तो अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में बोलता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ये राष्ट्रीय आपातकाल अलग हुआ और राज्य का आपातकाल ये अलग हुआ। और 356 में राज्य के आपातकाल के बारे में जिक्र है, जिसे कि राष्ट्रपति शासन हम लोग कहते हैं। जैसे कि बिहार में भी काफ़ी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, काफ़ी बार महाराष्ट्र में कुछ दिनों के लिए भी पिछले साल लगा था शायद। अब 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में जिक्र किया गया है। अब भाग 19 देखते हैं। भाग 19 में क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष संरक्षण दिया गया है, कि वह 361 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। और भाग 20 जो है यह संविधान के संशोधन के बारे में जिक्र करता है, कि संविधान के संशोधन में संसद की शक्तियाँ क्या है, एक विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, इन सबों के बारे में जिक्र किया जाता है भाग 20 में।
368 368 के अंतर्गत। और भाग 21 की बात की जाए तो यहाँ राज्यों को जो जो विशेष सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि 371 के अंतर्गत आपका नागालैंड को विशेष सुविधाएं प्राप्त है। अभी कुछ दिन पहले तक जम्मू कश्मीर को भी विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, अब इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।